आवाजाच्या दुनियेमध्ये सोबत स्वप्नांची, आवाजाच्या दुनियेमध्ये सोबत स्वप्नांची, कुणी गाणी गाई गप्पा मारी रंगत विषयांची, कुणी गाणी गाई गप्पा मारी रंगत विषयांची, या रेडिओच्या लहरींवरती चंगळ श्रोत्यांची, या रेडिओच्या लहरींवरती चंगळ श्रोत्यांची, ही इन्फिनिटीची वाणी आहे 100 नम्राची, ही इन्फिनिटीची वाणी आहे 100 नम्राची, ही इन्फिनिटीची वाणी आहे 100 नम्राची. पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित इन्फिनिटी कम्युनिटी रेडिओ 90.4 FM रिफ्लेक्टिंग यू. श्रोते हो, नमस्कार. तुम्ही ट्यून केलाय PCET's इन्फिनिटी 90.4 FM वर. तसंच आमच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंग मोबाईल ॲपवर तुम्ही हा रेडिओ ऐकत आहात. जगभरातून निसर्गावधान या मालिकेच्या आजच्या भागात तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. श्रोते हो, निसर्गासाठी काम करणारी जी व्यक्तिमत्व आपल्या आजूबाजूला आहेत पण जी पुरेशी परिचित नाही आहेत, अशा व्यक्तींची ओळख आपण या मालिकेच्या माध्यमातून करून घेतो आहोत. त्यांच्या कामाविषयी त्यांच्याशी केलेल्या बातचीतीतून आपण जाणून घेतो आहोत. आज आपण अशा एका अवलियाला भेटणार आहोत जो पुण्याच्या रस्त्यांवर संगीताच्या माध्यमातून पुण्यातून वाहणाऱ्या मुळा मुठासारख्या प्रदूषित झालेल्या नद्या वाचवण्यासाठी म्हणून तो जनजागृतीचं खूप मोठं काम करतोय. पुण्याचा वन मॅन सिम्फनी म्हणून ओळख असणाऱ्या स्वप्नील ठाकूरशी आज आपण बातचीत करणार आहोत आणि त्याच्याशी संवाद साधलाय RJ विद्या हिने. तेव्हा ऐकूया निसर्गावधान या मालिकेचा आजचा भाग. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ RJ विद्या और आप सुन रहे हैं PCET's इन्फिनिटी 90.4 FM रिफ्लेक्टिंग यू. निसर्गावधान इस कार्यक्रम में मैं विद्या आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं. दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी चोट देती है जो सिर्फ शरीर को नहीं दिल को भी छू जाती है. आज हमारे साथ है ऐसे एक युवा, एक इंजीनियर स्वप्नील ठाकुर. एक हादसे के बाद जब स्वप्नील अपने दर्द से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तब वो पहुँचे नदी के किनारे. और दोस्तों, वही उन्हें महसूस हुआ कि ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी सांस है, ये हमारी माँ है. और उसी पल उनके दिल में एक सोच आई, अगर नदी ने मुझे संभाला है तो अब उसे बचाना मेरी जिम्मेवारी है. और यही से शुरू हुआ उनका अनोखा सफ़र वन मैन सिम्फनी के साथ संगीत और अलग अलग वाद्यों के ज़रिए लोगों को जोड़ने का, उन्हें जागरूक करने का और नदियों को बचाने का ये सफ़र. तो आइए आज सुनते हैं इसी प्रेरणादायक कहानी को स्वप्नील ठाकुर के साथ. तो स्वप्नील, हमारे इन्फिनिटी के स्टूडियो में मैं विद्या तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. स्वप्नील, हम सब जानते हैं कि नदियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सच में उन्हें बचाने के लिए कुछ करने की सोच हर किसी के मन में नहीं आती. तो स्वप्नील, आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल था या घटना थी जब आपके मन में ये भावना आई कि मुझे नदी के लिए कुछ करना है? मेरा 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी 9 हड्डियाँ टूट गई थी जी. अभी भी 3 जगह प्लेट्स लगी हुई है, दोनों कॉलर बोन में और राइट हैंड में, एंड 6 रिब्स. तो टोटल 9 हड्डियाँ टूट गई थी. और उसके बाद जब मैं रिकवर कर रहा था तो मेरी मम्मी ने बोला कि हीलिंग इज़ नेचुरल प्रोसेस. तो आप नदी के किनारे या फिर नेचर के साथ जितना ज़्यादा जुड़े हुए रहोगे, हीलिंग की प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी जी. एंड एक्चुअली ऐसा ही हुआ. हम नदी के किनारे जाके बैठते थे मम्मी के साथ में, और 4-4, 5-5 घंटे हम नदी के किनारे बैठते थे. पक्षियों को देखते थे, पेड़ों को देखते थे जी. पूरा उसी एनवायरनमेंट में सोक हो जाते थे. तो उस एनवायरनमेंट ने, नदी ने, उसकी बायोडाइवर्सिटी ने, इकोसिस्टम ने मुझे हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. अच्छा. या तो ये हुआ था 4-5 साल पहले. अभी जब मैं, एक नर्सरी है नदी के किनारे जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, मैं अप्रैल 2025 में जब मैं वहाँ गया तो पीछे JCBs की आवाज़ आ रही थी जी.
मैंने वहाँ जाके देखा तो पूरा जो एक स्ट्रेच था नदी के किनारे जहाँ पेड़ हुआ करते थे, जंगल बोल सकते हैं उसको, वो पूरा का पूरा जंगल गायब था। तो मैंने वहाँ के ओनर से पूछा, पोखरे साहब से, कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, RFD करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे PCMC का। वो नदी के किनारे के जितने झाड़ पेड़ हैं वो सब कुछ कट होने वाला है और इसके जगह पे आने वाला है कंक्रीट। वहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स, जॉगिंग ट्रैक्स, प्लाजाज, ये सब बनने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो मुझे ये सब देख के इतना ज़्यादा धक्का लगा, बिकॉज हम किस चीज़ को हटा रहे हैं, जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ अपने आप में बहुत खूबसूरत है और जिसने हमें जीवन दिया है। हाँ। मेरे केस में मुझे उन्होंने हीलिंग में हेल्प की है उस एनवायरनमेंट में। तो मेरा एक नदी के साथ बहुत ही गहरा एक रिश्ता जुड़ गया था ड्यूरिंग माई हीलिंग। तो जब मुझे ये सब सारी चीज़ें पता चली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो तब से मेरा थोड़ा मन हुआ कि मैं नदी को बचाने के लिए या इसको रिवाइव करने के लिए प्रयास करूं, अपनी तरफ से जितना हो सकता है अपनी माँ के लिए प्रयास करूं उसको बचाने के लिए। जी, तो दोस्तों, स्वप्निल की ये बातें सुनते हुए हमें यही लगता है कि सोच से कदम तक का सफ़र आसान नहीं होता, और इसी सफ़र पे आज स्वप्निल हम सबको लेकर चल रहा है। स्वप्निल, नदी को बचाने के लिए आपने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की। पर ऐसा हमें करना चाहिए, ये आपके मन में कब आया? देखिए, सड़क पर उतरना एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मूव था, बिकॉज आप अगर नॉर्मली देखो तो अगर कोई गाना भी गा रहा है तो गाना रिकॉर्ड करके हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाल देते हैं, या कोई नुक्कड़ नाटक होता है तो ऑडिटोरियम्स में होता है। रियल स्टेक होल्डर्स वो है आम जनता। अगर पुणे का टेम्परेचर बढ़ता है, लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर 42 डिग्री सेल्सियस गया था, तो वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो AC में बैठे हुए हैं, जो कूलर में बैठे हुए हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उनको पड़ता है जो रोड पे ठेला लगा के अपना सब्जी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, जो दिन भर का पूरा मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं। राइट। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, ऑडिटोरियम में जाके परफॉर्म नहीं करूंगा। मैं आम लोगों से जुड़ूंगा, उनकी राय जानूंगा और उनको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, और उनका ओपिनियन लेके साथ में काम करूंगा। अच्छा। तो ये मेरे मन में सबसे बड़ा एक थॉट आया था कि मुझे कहीं भी किसी के साथ में मिलके काम नहीं करना है, मुझे आम जनता से जुड़ना है और उसकी भलाई के लिए काम करना है। जी, क्योंकि फ़र्क उसी को ज़्यादा पड़ता है। हाँ जी, द रियल स्टेक होल्डर्स आर द कॉमन पीपल। हाँ स्वप्निल, कुछ रिश्ते हैं जो हमें बचपन से मिलते हैं और कुछ ऐसे रास्तों में मिल जाते हैं और ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। स्वप्निल, प्रकृति और नदियों से आपका जुड़ाव है। ये जुड़ाव आपका बचपन से ही था, या फिर ये एहसास आपको जीवन में किसी खास मोड़ पर जाकर हुआ? नहीं, रियल सेंस में तो ये हादसा होने के बाद ही मैं नदी से जुड़ा स्पेशली। अदरवाइज एज ए म्यूजिशियन मैं हमेशा नेचर से ही इंस्पिरेशन लेता हूँ, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर क्रिएटिवली वर्किंग इन म्यूजिक फील्ड और आर्ट फील्ड, उनका जो रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है वो नेचर ही होता है। अगर कोई कार डिज़ाइन हो रही है तो आपने देखा होगा, जगुआर की कार डिज़ाइन हुई है तो वो जगुआर की जो बॉडी है, उसके जो नैन नक्श हैं, जो फेशियल फीचर्स हैं, उसको लेके डिज़ाइन हुई है ना। कोई बॉटल डिज़ाइन होती है, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, तो हम नेचर से ही इंस्पिरेशन लेते हैं। वो डिज़ाइन थिंकिंग वहाँ से ही आती है जो नेचर में मौजूद है। वही कि बचपन से हम नेचर से ही जुड़े हुए हैं, तो ये सब हो ही जाता है। एक इंसान और कई सारे वाद्य, ये सुनने में ही अलग लगता है। आपको वन मैन सिम्फनी कहा जाता है। हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके से बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और आप इसमें क्या क्या करते हो, या कौन कौन से वाद्य आप बजाते हो। वन मैन सिम्फनी का कंसेप्ट भी मेरे एक्सीडेंट के बाद में ही आया दिमाग में, क्योंकि जब मैं रिकवर कर रहा था, आई वॉज ऑन बेड, तो मेरे पिताजी ने एक बार बोला, एक रील दिखाई मुझे कि एक वेस्टर्न म्यूजिशियन था, वो 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजा रहा था वन मैन बैंड करके। तो उन्होंने बोला कि यार इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स तुम बजाते हो, तो एक बार ऐसा प्रयास भी करके देखो कि 5 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बज रहे हो, तो ये थोड़ा अच्छा ये हो जाएगा। तो मैंने उनको वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि ठीक है, अगर मैं रिकवर हो गया और मेरे सारे के सारे लिम्स अच्छे से काम कर रहे होंगे तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। सो आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि
अगर भगवान ने चाहा और सब कुछ सही रहा, सारे लिम्स साथ में काम कर रहे होंगे अच्छे से, तो फिर ये काम ज़रूर करूँगा। अच्छा। तो अभी एज अ कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको कि उस किट में जो मैंने घर पे बनाई है उसमें 6 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजते हैं। अच्छा। और भी ऐड करता हूँ मैं कभी कभी टाइम टू टाइम इंस्ट्रूमेंट्स, बट 6 इंस्ट्रूमेंट्स उसमें प्रीडोमिनेंटली बजते हैं। अच्छा। द गिटार होता है उसमें, माउथ ऑर्गन होता है, बेस ड्रम है, स्नेयर ड्रम है, हाई हैट है और सिंबल है। ओके। तो ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इन सब को बजाने के लिए हर एक इंस्ट्रूमेंट से स्ट्रिंग्स गई होती हैं। और जब मैं अपने हाथ पैर हिलाता हूँ बीट्स के अकॉर्डिंग, तो फिर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ एक गाने में आपको सुनाई देते हैं। अच्छा। तो वो बड़ा ही कैप्टिवेटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है लोगों के लिए। या तो वो हेवी भी होगा ना बहुत? हाँ, वो 14 kg का है टोटल। अच्छा। सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिला के 14 kg का हो जाता है वो। ओके। हाँ जी। आपने जो बोला कि आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, Yes, yes. प्लेट से, हम्म। तो वो इतना हेवी आप कंधे पर लेते हो तो आपको तकलीफ नहीं होती? शुरू में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बट शायद मेरे कंधे समझ चुके हैं कि मेरे कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जी। तो अभी वो इतना विद्रोह नहीं करते हैं। और आपका इतना संकल्प अच्छा है तो वो नहीं भी होगा। यस, मतलब वो उससे भी आप एनर्जी heal वो हो एनर्जी जाते आ हो। जाती है, भगवान वो एनर्जी दे देते जी। हैं, नेचर वो एनर्जी दे देता है, सही और बात लोगों है। का साथ रहता है, आशीर्वाद रहता है, तो वो मोटिवेशन बना रहता है। सही बात। हाँ जी। स्वप्निल, आपकी ये बातें सुनकर यही हम तक पहुंचता है कि जब दिल में जुनून होता है तो इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, कर पाता है। आप एक ही समय में कई सारे वाद्य बजाते हो, ये सच में बहुत खास बात है। तो स्वप्निल, आपने ये कला कैसे सीखी? आपने इसे सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जागरूकता के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया। तो ये फैसला आपने क्यों लिया? देखिए, जहाँ तक कला को सीखने वाली बात है, तो मैं इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, तो मुझे 50% 60% तो कॉन्फिडेंस था कि मैं एक साथ भी सब कुछ बजा लूँगा। अच्छा। बट इनिशियली बहुत ज़्यादा टफ था, बिकॉज वो कोऑर्डिनेशन जमाना मतलब 1-2 दिन की बात नहीं थी, लगभग मुझे 2.5 साल लग गए उस लेवल तक पहुँचने में जिस लेवल पे आज मैं हूँ। जी। तो कहीं से सीखा नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं दुनिया में, मेरे ख्याल से 35 या 40 लोग हैं जो इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं और ऐसा परफॉर्म करते हैं। और इंडिया में शायद मैं पहला या दूसरा ही इंसान हूँ जो वन मैन बैंड में काम कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, मैं तो एक म्यूजिशियन हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ म्यूज़िक के, है ना। जी। तो मेरे पास क्योंकि सिर्फ म्यूज़िक है, और ये एक ऐसी विधा है जिससे लोग इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। जी। किसी भी आर्ट को देखिए तो आर्ट हमारे अंदर से आता है, और जो चीज़ बहुत अंदर से आ रही है, कोर से आ रही है, वो डेफिनेटली एक सामने वाले के कोर को टच करती है। जी। जी। तो मेरे साथ तो सिर्फ मेरा म्यूज़िक ही था। तो मैंने सोचा कि बस अभी म्यूज़िक को लेके ही लोगों से जुड़ा जाए और उनकी थोड़ा हेल्प की जाए। और संगीत हमारे लिए बहुत नज़दीक है, क्योंकि हम किसी भी मूड में हो तो संगीत जब सुनते हैं तो हमारा मूड चेंज हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता भी जो है वो भी एक सुर होता है, और आप जब उसको बुलाते हैं किसी नाम से, तो वो जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी में वो आंसर भी करता है। तो म्यूजिक का सेंस हमारे अंदर बचपन से ही है। यस। जो शब्द है या लफ्ज़ है ये हमें समझ में आते हैं, लेकिन संगीत हम महसूस करते हैं, वो हमें महसूस होता है। नदी और प्रकृति पर आधारित जो आप संगीत और कविताएं पेश करते हैं, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? क्या कोई खास घटना या व्यक्ति रहा जिसने आपको ये दिशा दी? नदी के लिए कविता तो ऐसा हुआ है कि 25 अप्रैल, मुझे तो डेट भी याद है, 25 अप्रैल 2025 को जब मैंने वो दृश्य देखा था कि जेसीबीज चल रही है नदी के किनारे, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आघात था। मन में बहुत बड़ा आघात हुआ था, मेरा दिल बैठ गया था उसी समय, और मैं उस रात सो नहीं पाया था। और उसी रात मैंने ये गाना लिखा था नदी के लिए, क्योंकि वो मेरे ट्रू इमोशंस थे, मैं उनको रोक ही नहीं पा रहा था, वो समहाउ आ गए बाहर कविता के रूप में। और फिर नदी के लिए काम करने में मैंने इन गानों को यूज़ किया, और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। जी। स्वप्निल, जब आप सड़क पर परफॉर्म करते हो तो लोगों की पहली प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या लोग रुकते हैं, सुनते हैं, या शुरुआत में थोड़ा अलग रिएक्शन मिलता है? क्या कहोगे आप इस बारे में?
पहले तो लोग उतना सब कुछ मेरा वन मैन सिम्फनी का जो किट है वो सब देखते हैं कि गिटार भी है, इसके पास माउथ ऑर्गन भी लगा हुआ है, पीछे बेस ड्रम भी है, तो ये करने क्या वाला है, ये कर क्या रहा है। अच्छा। फिर जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो लोग 1 मिनट 2 मिनट तक तो सिर्फ देखते ही रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। एंड देन जब मैं अपनी बात कहना स्टार्ट करता हूँ तब लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये इस पर्पस के लिए रोड पे है और नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जी जी। हाँ, तो फिर लोग आके पूछते हैं कि भाई वो अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। जी जी। तो फिर उनको मैं बताता हूँ कि भाई नदियों में जो पोल्यूशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है, जो सोसाइटीज़ का जो गटर का पानी अनट्रीटेड डाला जा रहा है ना, जो आप पन्नियों में भर भर के, पॉलीथीन में भर भर के पूजा सामग्री वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। जी जी। उन सब चीज़ों के कारण ये नदी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है और ये मरने के कगार पर है। जी जी। नदी के किनारे आप अगर आज की डेट में जाओगे, कहीं भी चले जाओ, पुणे में 44 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आपको इतनी गंदी बदबू आएगी, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। क्यों हुआ है वो? क्योंकि वो तो बहुत अच्छे स्टेट में थी, बहुत अच्छी स्वस्थ थी, सुंदर थी, बट हमने उसको गटर का पानी डाल डाल के, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल डाल के उसके पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। यस। स्वप्निल, आप जो ये कर रहे हो ये बहुत ही अच्छा काम है। अगर इस काम से एक दिल भी अगर बदल जाए तो हमारी कोशिश बिल्कुल सफल हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ये परफॉर्मेंस देखकर या सुनकर लोगों की सोच में कुछ बदलाव आया है, या कोई ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहा होगा? हाँ जी, लोग जब पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि यार एक होप है, लोग जुड़े हुए हैं नदी से। हाँ। और आप देखें कि सबसे पहले यहाँ पे नदी आई, उसके बाद ये सिटी आई। मूला मूठा रिवर पहले आई है लाखों साल पहले, एंड देन फिर जब जीवन देने वाली चीज़ यहाँ थी तब यहाँ पे जीवन आया, लोग आए, खेती हुई, खाना मिला लोगों को। नदी ने ही लोगों को पाला पोसा है। सही बात है। नदी ने ही हमारे छत्रपति महाराज, हमारे संभाजी महाराज को पाला पोसा है। इसी नदी की पूजा हमारे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ने की है। तो इट्स नॉट विदाउट रीज़न कि हम नदियों को अपनी माँ मानते हैं। हाँ, सही बात राइट। है। तो ये सारे थॉट्स जब मैं लोगों के सामने रखता हूँ, एक आम जनता के सामने रखता हूँ, तो लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं और वो आश्वासन देके जाते हैं कि जहाँ भी होगा, जितना भी होगा, वो नदियों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा। मैंने इतने स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं सोचा था कभी। अच्छा। कि मैं कोई ऐसा डेटाबेस मेंटेन रखूंगा या नंबर्स लूंगा या कुछ लूंगा। मैं जस्ट फ्लो के साथ बह रहा था और मुझे जैसा लग रहा था कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, तो वो सिलसिला चलता रहा। मैंने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। या बट आई एम श्योर लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। या और छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आ मैं इस बात से आश्वस्त हूँ। हम सब जानते हैं कि हमें कुछ काम करना हो, अच्छा काम करना हो, तो मुश्किलें बहुत सारी आती है। तो आपने जब ये रास्ता चुना, इस पूरे सफ़र में आपको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो वो चुनौतियाँ क्या है और आपने उन मुश्किलों को कैसे पार किया? सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे लिए ये थी कि उस बात को विजुअलाइज कर पाना कि मैं अगर सड़कों पे वन मैन बैंड, वन मैन सिम्फनी अपना पूरा किट लेके निकलूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। वो मेंटल ब्लॉकेज को ओवरकम कर पाना वो सबसे बड़ी एक चुनौती थी मेरे लिए। दूसरी चीज़ ये कि उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट 14 kg का अपने कंधों पे, जो कंधे जस्ट अभी अभी रिकवर हुए थे 2 साल पहले, उसके साथ में गर्मी है, धूप है, बारिश है, ठंड है, उन सारे एनवायरनमेंट कंडीशंस के बावजूद वो काम करना, ये दूसरी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती ये थी कि कभी कभी घर वाले भी मेरे बोलते थे कि तुमको ही ये काम करना ज़रूरी है क्या, बाकी लोग भी तो कर सकते हैं। तो घर में भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, बट समय के साथ उनको भी समझ में आ गया कि अभी जो करना है सो करना है। जी, किसी को तो आगे आना हाँ ही जी, है। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। जी जी। हम अगर ठान ले तो बदलाव ला सकते हैं, एक ही दिन में नहीं, पर छोटे छोटे कदम बढ़ाकर हम ये बदलाव ला सकते हैं जो सबके लिए अच्छा होता है, खुद के लिए अच्छा होता है। तो स्वप्निल, हम सब श्रोताओं को आप बताइए कि एक आम इंसान के तौर पर हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं
जिससे नदियों को बचाने में सच में मदद हो? देखिए, सामान्य नागरिक के तौर पे हम अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि नदियों की आज जो कंडीशन है वो कंडीशन क्यों हुई। ऐसी कंडीशन नदी की इसलिए हुई क्योंकि हमने ग्रांटेड ले लिया कि नदी बह रही है, उसमें स्वच्छ पानी है तो वो हमेशा रहेगा, हम कितना भी उसको खराब करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं है। नदी अपने आप रिवाइव हो सकती है, बट उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो तब। है ना? अगर हम उसमें अपना हजारों सोसाइटीज़ का गटर का पानी एक नदी में डालेंगे और दिन प्रतिदिन उसको हम मतलब मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ सीवेज वाटर डेली उस नदी में जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट उस नदी में जाएगा, हमारा जो पूरा प्लास्टिक है, प्लास्टिक का वेस्ट है, वो उस नदी में हम बिना कुछ सोचे समझे डालते रहेंगे, तो नदी उस स्टेट में नहीं रहती है। नदी की लाइफ जो है वो ख़त्म होती है। और इसी वजह से फिर ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करके एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया है कि अब उस नदी को, जो हमारी नदी नाला बन चुकी है और जो मरने की कगार पे, बहुत ही पेनफुल डेथ हो रही है उसकी दिन पे दिन, उसको सौंदर्यीकरण करना है, उसको ब्यूटिफिकेशन करना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक इंसान जो मरने की कगार पे, जो आईसीयू में है, उसका आप मेकअप कर रहे हो, है ना? आर्टिफिशियली कंक्रीट बिछा के, पेवमेंट्स बिठा के उसको जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक्स, पार्क्स, प्लाजाज ये बना रहे हो, और आप बोल रहे हो कि रिवर का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ब्यूटिफिकेशन उनका किया जा सकता है या उनका जस्टिफाइड है जो ऑलरेडी हेल्दी हो, राइट? एक मरी हुई नदी का ब्यूटिफिकेशन करने में कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरी आम जनता से यही रिक्वेस्ट है, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कॉमन सिटीजन, हम यही कर सकते हैं कि हम हमेशा अवेयर रहें। जिस नदी ने हमको जीवन दिया है, जिस नदी के कारण ये शहर बसा है, उसको हम बिल्कुल भी दूषित ना करें, और हमारे मन में हम जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं वैसे ही इस नदी से प्यार करें। तो ये नदी भी हमेशा जीवित रहेगी, उसका इकोसिस्टम भी जीवित रहेगा, बायोडाइवर्सिटी रहेगी। जिस बायोडाइवर्सिटी, जिस इकोसिस्टम के हम पार्ट हैं, उसी बायोडाइवर्सिटी के, उसी इकोसिस्टम के बाकी भी जो पशु पक्षी हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वो भी उसका पार्ट है। और नेचर वैसे भी खुद में अपने आप में ही सुंदर ही होता है, तो उसको सुंदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने गंदा किया है वही अभी साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी। तो दोस्तों, फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा आज का फैसला कल तय करता है। इसलिए हमें नदियों की तरफ, इस नेचर की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। स्वप्निल, आपको क्या लगता है कि अगर हम आज भी इन नदियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमें क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं? देखिए, इसके लिए ना हमको थोड़ा सा पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि जब हमारा ये शहर नहीं था तब भी नदी थी। ये नदी जब थी तब उसके अराउंड, जब एक नदी होती है, एक वाटर बॉडी होती है, उसके अराउंड दुनिया में जहाँ भी आप देखेंगे सिविलाइजेशन डेवलप होता है। ठीक है, तो ये नदी हमारी लाइफ लाइन है। अगर ये नदी नहीं रहेगी, नदी इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, नदी का एक इकोसिस्टम होता है। वो इकोसिस्टम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फूड चेन होती है ना? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, पक्षी होते हैं, जुगनू हैं, कोयल है, मोर है, बतख है, टॉर्टोइस है। इन सब का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना हमारा इस इकोसिस्टम में रोल है। तो नदी नहीं रहेगी तो नदी के बिना हमको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो हमारा खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो इंसान जीवित नहीं रह सकता, खाने के लिए नहीं रहेगा। तो नदी नहीं रहेगी तो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हज़ारों सालों से हम नदी के किनारे पूजा पाठ कर रहे हैं, नदी को हमने माँ माना है, नदी के कारण हमारी जो ट्रेडिशन डेवलप हुआ है उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात है। नदी नहीं रहेगी तो हम हमारी जो क्रिएटिविटी है, नदियों पे कितने सारे गाने लिखे गए हैं। आप सोचो, बहते पानी के ऊपर कितने गाने लिखे हुए हैं। नदियों की हमने कहानियां सुनी हैं कि नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। कल हम अपने बच्चों को क्या सुनाएंगे कि नदी एक सीमेंटेड ट्रैक के ऊपर बहती है, रेल के जैसा। नदी तो एक बहुत ही सुंदर, एक नेचुरल एंटिटी है जिससे हमने हमेशा प्रेरणा ली है, पूरी मानव जाति ने उससे प्रेरणा ली है। तो उसको हम मरता हुआ कैसे देख सकते हैं?
वो तो है, अगर Yes. वो नहीं रहेगी तो हम भी नहीं हाँ रहेंगे। जी, हम बहुत वो तो एक है। बहुत ही सुंदर चीज़ को खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। और ये जो कंक्रीट बिछा रहे हैं आरएफडी के नाम पे, एनीथिंग विच इज़ मैन मेड नीड्स मेंटेनेंस। अभी आपने 5,000 6,000 करोड़ रुपए आरएफडी के लिए एलोकेट किए हैं। 10 साल 20 साल बाद वो जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होने लगेगा, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी इतना ही अमाउंट लगने वाला है। जी। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? दैट मनी इज़ हार्ड अर्नड टैक्स पेयर्स मनी। तो एक बार आप प्रोजेक्ट लाओगे, एक बार फिर मेंटेनेंस का पैसा लगाओगे, और इन सब के बीच आप एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर को खो दोगे हमेशा हमेशा के लिए, जो जिसने हमको सालों से जीवन प्रदान किया है। जी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते Yes, कि yes. अगर ऐसा होगा तो भविष्य में क्या हो सकता है। सही बात है। स्वप्निल, आपकी ये कहानी सुनकर हम सबको एक प्रेरणा मिल जाती है, हमें भी कुछ करना है, ऐसे हमें ज़रूर लगता है। तो आखिरी सवाल आपसे यही है कि हमारे सभी श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहोगे कि नदियाँ और प्रकृति को लेकर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इन्फिनिटी एफएम की जनता तो बहुत ही इंटेलिजेंट जनता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी जागरूक सिटीजन्स भी जुड़े हुए हैं आप लोगों से। तो मैं सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्रकृति है, प्रकृति के एलिमेंट्स हैं, तो हम जिंदा हैं, तो हमको बीमारियां नहीं हो रही हैं और हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जी। अगर इस प्रकृति को हमने बर्बाद किया, और जिस स्पीड से हम इसको बर्बाद कर रहे हैं उसी स्पीड से बर्बाद करते रहे, तो एक दिन ना ये प्रकृति रहेगी और ना हम रहेंगे। तो नाउ द पॉइंट इज, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है हमारा। अभी हमने उस थ्रेशोल्ड तक टच कर दिया है, उस थ्रेशोल्ड तक चले गए हैं कि इसके आगे अगर हम गए तो यहाँ से सिर्फ विनाश ही विनाश होने वाला है। जी। यस। तो मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि आपको कोई भी नेचुरल एलिमेंट दिखता है तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये कितने सालों में डेवलप हुआ होगा। नदी के किनारे का जंगल हजारों सालों में डेवलप हुआ है, जिसको आप 1 महीने में 1.5 महीने में काट दोगे। जी। अब आप कंपनसेटरी प्लांटेशन करोगे तो वो जंगल नहीं आएगा, वो जुगनू, वो तितली, वो मोर नहीं आएंगे। जी। तो हमको सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी नेचुरल चीज़ हमको आज दिख रही है, जो खूबसूरत चीज़ दिख रही है, वो नेचर ने अपने लिए बनाई है, और हमको पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए उसको संरक्षित रखने के लिए और उसको रिवाइव करने के लिए, उसको जैसा है उसको वैसा का वैसा ही बनाए रखने के लिए हमको भरसक प्रयास करना चाहिए। जी। स्वप्निल, तो हम अंत में यही कह सकते हैं कि अगर हमें बहते रहना है तो हमें नदी को भी बहते रखना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ कलाकार से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान से बात की जिसने अपनी तकलीफ को ताकत बनाया और उस ताकत से समाज को जगाने का काम किया। इंजीनियर से वन मैन सिम्फनी बनकर सड़कों पर उतरना और नदियों के लिए आवाज़ उठाना ये आसान नहीं होता। स्वप्निल ठाकुर हमें ये याद दिलाते हैं कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक अकेला इंसान भी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। नदियाँ सिर्फ पानी नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, हमारा भविष्य और हमारी जिम्मेवारी भी है। उम्मीद है कि स्वप्निल की ये धुन, ये आवाज़ और ये जज्बा हम सबके दिलों तक पहुँचेगा और हमें भी कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी उम्मीद के साथ स्वप्निल ठाकुर को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी श्रोताओं से यही अपील है, आइए मिलकर अपनी नदियों को बचाइए। सुनते रहिएगा PCET's इन्फिनिटी 90.4 FM, रिफ्लेक्टिंग यू। श्रोते हो, निसर्गावधान या मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये वन मॅन सिम्फनी अशी ओळख असलेल्या पुण्याच्या स्वप्निल ठाकूर या नदीविषयक जनजागृती करणाऱ्या अवलिया तरुणाशी केलेली बातचीत आत्ता आपण ऐकलीत PCET's इन्फिनिटी 90.4 FM वर। निसर्गावधानचा हा भाग तुम्हाला कसा वाटला याविषयीच्या तुमच्या प्रतिक्रिया आपल्या नेहमीच्या नंबरवरती किंवा चॅटरूममध्ये तुमच्या नावासहित कळवायला विसरू नका। भेटूयात निसर्गावधानच्या पुढल्या भागात, तोपर्यंत ऐकत रहा PCET's इन्फिनिटी 90.4 FM, रिफ्लेक्टिंग यू।